Continue with topic accounting concepts and convention. Now we are going to discuss fourth point of concept, that is going concern concept. This concept assumes that an enterprise has indefinite life or existence. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम ये मान के चलते हैं कि कोई बिजनेस होगा उसकी इनडेफिनेट लाइफ है, मतलब कि वो फ्यूचर में काफ़ी सालों तक चलेगा, वो कभी भी क्लोज नहीं होगा. It is assumed that the business has neither intention to liquidate nor to scale down its operation significantly. और हम ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस की कोई इंटेंशन या कोई भी उसकी ऐसी सोच नहीं है कि उसने बिजनेस को लिक्विडेट कर देना, मतलब कि बंद कर देना है या अपने बिजनेस को स्केल डाउन कर लेना. स्केल डाउन का मतलब अपना काम कम कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सिंपल हम गोइंग कंसर्न में यही मानते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इन द फ्यूचर, कि आने वाले सालों में एक बिजनेस काफ़ी सालों तक रन होता रहेगा. देन इट इज़ रेलिवेंस, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कहाँ काम आता है, इसकी कहाँ रेलिवेंस है. डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन से खर्चे को हमने कैपिटल बोलना है, कौन से खर्चे को हमने रेवेन्यू बोलना है. ये हमने अकाउंटिंग टर्म्स में ये दोनों टर्म्स पढ़ी हुई हैं. जो खर्चा हम हर साल करते हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और जो खर्चा हम 5-6 सालों बाद करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं. जैसे सैलरी हर साल दी जाती है, बिजली का जो चार्जेस होंगे वो हर साल दिए जाएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. और जैसे बिल्डिंग खरीदनी, मशीनरी खरीदनी, ये हम हर साल नहीं करते, तो वो कैपिटल में आ जाएगा. सो इस कॉन्सेप्ट से हम डिफरेंस कर सकते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट. फिर इसके बाद हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को भी बाइफरकेट कर सकते हैं कि कौन सी एसेट्स को करंट एसेट कहा जाएगा, कौन सी एसेट को नॉन करंट कहा जाएगा, और सिमिलरली कौन सी लाइबिलिटीज़ को करंट कहा जाएगा, कौन सी लाइबिलिटीज़ को नॉन करंट कहा जाएगा. सो करंट एसेट्स का मतलब होता है जो हम हर साल जिसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसे पैसा हो गया, रॉ मटेरियल हो गया. नॉन करंट एसेट्स होती है जिनकी लाइफ कंपनी में ज़्यादा टाइम तक होती है, जिसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलेगा, से 1 2 3 4 ईयर्स. सिमिलरली लाइबिलिटीज़ होती है. करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो वाले उधार जो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे कर देने हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो वाले उधार जिनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर होनी है. सो ये हमें हेल्प करती है टू मेक द डिस्टिंग्विश बिटवीन या क्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. Third point is depreciation is charged on fixed assets, and fixed assets appear in the balance sheet at book value without having reference to their market value. ये पॉइंट बिल्कुल सेम है जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा कि जो डेप्रिसिएशन है वो खर्चा है, वो कंपनी हर साल लिखती है. वो वाली एसेट के ऊपर हम चार्ज करेंगे जिस रेट के ऊपर हमने एसेट को खरीदा था, जो उसकी बुक वैल्यू है. डजेंट मैटर कि मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अब देखो, अगर हम मानते हैं कि हमारी कंपनी आने वाले कुछ सालों तक चलेगी, 5 6 10 15 20 25 साल चलेगी, तभी हम खर्चा डालेंगे. अगर हमने सोचा ही होता कि अगले साल बिजनेस बंद कर देना है, तो हम डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज ही ना करते. सो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का यही मतलब होता है कि फ्यूचर में कंपनी काफ़ी सालों तक चलेगी, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है हमने अपने बिजनेस को कम करना है या बंद कर देना है. और इसी कॉन्सेप्ट के नीचे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन से खर्चे को कैपिटल या कौन से रेवेन्यू कहा जाएगा, कौन सी एसेट करंट होंगी, कौन सी नॉन करंट होंगी, कौन सी लाइबिलिटीज़ करंट होंगी, कौन सी लाइबिलिटीज़ नॉन करंट होगी. और डेप्रिसिएशन का खर्चा हम हमेशा फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं, जिस रेट के ऊपर हमने उस एसेट को खरीदा होता है, जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं. Now next concept is dual aspect concept. According to this principle, every business transaction has two aspects, that is a debit and credit of equal amount. जैसे हमने जर्नल में भी पढ़ा कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एंड डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. In other words, for every debit there is a credit of equal amount in one or more account and vice versa. एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, या एक से ज़्यादा डेबिट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, बट किसी भी केस में हमारे डेबिट क्रेडिट अलग नहीं होंगे, उनकी अमाउंट सेम होगी. कहने का मतलब, अगर आप सिंगल जर्नल एंट्री डालो या कंपाउंड जर्नल एंट्री डालो, डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे.
द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। सो जो हम बुक भी पढ़ रहे हैं वो भी डबल एंट्री वाली ही है। सो अगर हम एक डेबिट और क्रेडिट को ध्यान में रख के अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो ये वाला जो प्रिंसिपल, ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम फॉलो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल का मतलब टू, हम दोनों एस्पेक्ट देख के चल रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। Due to this principle, two sides of balance sheet are always equal and the following accounting equation will always hold good at any point of time. हम आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में भी दोनों साइड इक्वल होती हैं। फॉर द टाइमिंग अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने देखा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि हमेशा एसेट और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल हमेशा इक्वल होता है, जो हमने प्रैक्टिकली भी सॉल्व किया। तो ये इसी प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। अब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹1,00,000 का। तो आप सोचिए कि आप इसको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते थे। अब राम ने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया तो कैश आ गया, कैश एसेट होती तो उसको एसेट वाली साइड लिख दिया, लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं बनी, और जो भी स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल आपकी बन गई 1,00,000। सो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। और जो इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बोला गया कि डेबिट होता है क्रेडिट होता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? Next concept is realization or revenue recognition concept. According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have a realized when transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज हो जाता है कि जब जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हैपन हुई और अगले की ये ऑब्लिगेशन, अगले के ऊपर ये हो गया कि उसने हमारे पैसे देने हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट आस्पेक्ट। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, पैसे कब बने और कब मिले, ये सेपरेट है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें। An enterprise sells goods on February 2018 and receive the amount in April 2018. अब एक कंपनी है जिसने गुड्स बेची फेब 2018 में, बट उसको अमाउंट मिल रही है अप्रैल 2018। कंपनी ने गुड्स बेची 2018 फेब को, बट अमाउंट मिल रही है अप्रैल 2018 को। Revenue of this sale should be recognized in February 2018, that is when goods are sold, because a legal obligation to receive the amount is established in Feb 2018. अब जब कंपनी ने गुड्स बेची तो उसी दिन उसको पता लग गया कि उसको अमाउंट मिलनी है, बट अमाउंट फ्यूचर में मिल रही है, बट बनी कब? जब फेब 2018 को गुड्स बेची। ये नहीं हमने देखना कि कब मिल रही है कब नहीं मिली, जिस दिन गुड्स बेची हैं उसी दिन हमारा पैसा बन जाता है। सो यही बोला गया है कि आपको ये हमेशा नोट करना पड़ेगा कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ। रिकॉग्नाइज्ड उसी दिन हो जाता है जिस दिन हम गुड्स को बेचते हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है जब हमें वो मिल रहे हैं, बेशक आज मिल जाए, 10 दिन बाद मिल जाए, महीने बाद मिल जाए, तब आपको वो रिसीव होता है। बट इस कॉन्सेप्ट का नाम है रियलाइजेशन एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना कब बना। और रेवेन्यू हमारा तभी बन जाता है जब हमने गुड्स बेची, डजंट मैटर कि हमें उसकी अमाउंट कब मिल रही है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हमने गुड्स बेची फर्स्ट फेब को 2018 को, तो हमारी अमाउंट भी बन गई फेब 2018 को, बट मिल हमें अप्रैल में रही है, डजंट मैटर, बट बनी कब? फेब 2018 को। सो दिस वाज अबाउट रियलाइजेशन एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट।